सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राम सरोवर दोस्तों। और मैं ये जो वीडियो है, मैं जो जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं दोस्तों, जो कहीं ना कहीं यूपीएससी एस्पिरेंट है दोस्तों, मैं उनके लिए ये वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों, लास्ट की जो हमने 2 वीडियो बनाई थी, उसमें कहीं ना कहीं हम एनसीईआरटी क्लास 8 को पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री की। और इसके दो दो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए थे। किस तरह से दोस्तों इसका जो अर्ली मेडिवल टाइम का, जो अर्ली मॉडर्न पीरियड का दोस्तों, कहीं ना कहीं हम उसका बैकग्राउंड देखेंगे। किस तरह से जो यहाँ पे हिस्टोरियन होंगे दोस्तों, ब्रिटेन से कहीं ना कहीं आएंगे और यहाँ पे जिस तरह से हमारा इतिहास लिखा जाएगा दोस्तों। पहले हमने देखा था दोस्तों किस तरह से जो एशियन टाइम में या मेडिवल टाइम में दोस्तों, किस तरह से जिस तरह से वो इतिहास को लिखा जाता था, किस तरह से वो जो आप देखोगे दोस्तों, जो राजा होते थे, किंग होते थे, अपने इतिहास को किस तरह से इंस्क्रिप्शन के माध्यम से दोस्तों आप देखोगे ताड़ के पत्तों पे दोस्तों, सरफस पे कहीं ना कहीं वो लिखवाया करते थे दोस्तों। हमने एशियन टाइम को पढ़ा था दोस्तों, किस तरह से राजा अपने बारे में जो जानकारियां थी, जो आने वाली पीढ़ियां होंगी, किस तरह से हमारे शासन को जानेंगे दोस्तों। यहाँ पे कौन कौन सी जो चीजें हैं वो रही होंगी, यहाँ का साम्राज्य कैसा रहा होगा, राजा के बारे में अगर आने वाली जो पीढ़ी छोड़ेंगे दोस्तों, कहीं ना कहीं अपने देश पे गर्व करेंगे, किस प्रकार से जो राजा होते थे वो महान होते थे दोस्तों। और ये कहीं ना कहीं जो लिखने का जो जो ये इतिहास को लिखते थे दोस्तों, जो हिस्टोरियन थे, और प्लस में जो आर्कियोलॉजिस्ट थे दोस्तों। जो आर्कियोलॉजिस्ट का जो कंसेप्ट होगा दोस्तों, इस टाइम में हमारे को मिलेगा। किस तरह से जो ये आर्कियोलॉजिस्ट थे, किस तरह से इस पीरियड इंडियन हिस्ट्री को डिवाइडेड करेंगे दोस्तों 3 फेज में। जिस तरह से एशियंट हिस्ट्री को पढ़ा जाएगा, मेडिवल हिस्ट्री को पढ़ाया जाएगा दोस्तों, और कहीं ना कहीं मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ा जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों कहीं ना कहीं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में लिखा जाएगा, क्योंकि जो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट थे, कहीं ना कहीं वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पे कॉलोनियल टाइम होगा दोस्तों, उसके बारे में सबसे ज़्यादा लिखे जाएंगे। क्योंकि इसी फेज में दोस्तों तरह तरह के जो सर्वे होंगे वो किए जाएंगे। जैसे बोटानिकल सर्वे होगा दोस्तों, आर्कियोलॉजिक सर्वे होगा, कहीं ना कहीं फॉरेस्ट सर्वे होगा दोस्तों, यहाँ पे जनगणना की जाएगी, जैसे ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर होगा दोस्तों। यहाँ पे जिस तरह से जितने भी डिपार्टमेंट होंगे दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे एक कंट्रोल रूम होगा, जिसके अंदर वो इंस्टीट्यूशन बोला जाएगा दोस्तों, जिसको रिकॉर्ड रूम भी बोला जाएगा। ये जितने भी आप देखोगे दोस्तों, ब्रिटिश कहीं ना कहीं जो आर्कियोलॉजिस्ट होते थे या फिर जो भी डिपार्टमेंट होता था, कहीं ना कहीं उसका राजा उस रिकॉर्ड रूम में जाके खत्म होता था दोस्तों। ये कहने का मतलब है जितने भी ब्रिटिशों के द्वारा यहाँ पे कदम उठाए जाएंगे, जो भी गवर्नर जनरल यहाँ पे जो काम करेगा दोस्तों, कहीं ना कहीं कंट्रोल रूम में उसको लिखा जाएगा उन सभी विभागों में। समझ पा रहे दोस्तों, ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश हिस्टोरियन के द्वारा लिखा गया। और उनमें से अलग अलग ब्रांच होती थी, हमने देखा आर्कियोलॉजिस्ट की होती थी, फॉरेस्ट पे किस तरह काम किया जाएगा, जूलॉजी डिपार्टमेंट कैसा होगा, या फिर आप देखोगे एंथ्रोपोमोलॉजी डिपार्टमेंट कैसा होगा दोस्तों। हमने इसके बारे में पढ़ा था दोस्तों फर्स्ट चैप्टर में। किस तरह से रिकॉर्ड जो मैप के थ्रू कैसे दोस्तों इस पूरी इंडिया को, इन सब कंटिनेंट को कैसे पिरोया जाएगा। हमने अरब का जो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल देखा था दोस्तों, अल्दरिसी के मैप को कहीं ने पकड़ा था। फिर वही कहीं ना कहीं 600 साल बाद में दोस्तों, 600 साल बाद में वही एग्जाम्पल आज हम देखने को मिलेगा। जो फ्रांसीसी के माध्यम से जो मैप बनाया गया था दोस्तों, उसी को उठा के ये जो वेस्टर्न कंट्री थे, कहीं ना कहीं इसी को उठा के ये कंसेप्ट यहाँ पे लाया जाएगा दोस्तों। सेकेंड चैप्टर में दोस्तों हम पढ़ेंगे किस तरह से जो जो नेटिव टेरिटरी होगी दोस्तों आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब दोस्तों, 1707 ईस्वी में कहीं ना कहीं औरंगजेब की मृत्यु हो जाने के बाद में किस तरह से जो उनके कोर्ट में जितने भी कमांडर होते थे दोस्तों, जो कहीं ना कहीं आप देखोगे उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस टेरिटरी को नवाब घोषित कर दिया था दोस्तों। उन्होंने अपने आप को नवाब घोषित कर दिया था, जिसमें से हमने पढ़ा था दोस्तों बंगाल, हैदराबाद और अवध। ये नवाब दोगे, ये टेरिटरी कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस घोषित कर लेंगी। क्योंकि जिस प्रकार से
मुगल एम्पायर को खत्म हो जाने के बाद में जो आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब दोस्तों, ये जो रूलर होंगे दोस्तों ये राज करेंगे इस फेज में। समझ पा रहे हो दोस्तों, आफ्टर मुगल टाइम दोस्तों, आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब 1707 ईस्वी में कहीं ना कहीं आप देखोगे औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। और इस फेज में दोस्तों आज की जो क्लास होगी हमारी, इस फेज में हम पोस्ट मुगल टाइम से लेके दोस्तों यूरोपियन का आगमन से लेके 1857 तक हम इसको पढ़ेंगे किस तरह से। यहाँ पे जो 4 फेजेज में आपस में कहीं ना कहीं दोस्तों सुपरमेसी के लिए लड़ाई होगी। आइए दोस्तों एक बार रिकैप करते हैं हमारे चैप्टर का। जो अर्ली मॉडर्न टाइम होगा दोस्तों, किस तरह से शुरुआत होती है। एक तरफ था दोस्तों लेटर मुगल, जो कहीं ना कहीं जो रूलर कर रहे थे दोस्तों आफ्टर औरंगजेब के बाद में दोस्तों। पहला जो कहीं ना कहीं आप देखोगे इसके जो टाइम पीरियड होगा दोस्तों, टर्मोइल होगा इसी के शासनकाल में। 1-2 साल के लिए ये कहीं ना कहीं रूलर होंगे दोस्तों। फिर इसके बाद में इन्हीं के कमांडर द्वारा इनकी असैसिनेटेड किया जाएगा, इन्हीं में कहीं ना कहीं विश्वासघात किया जाएगा। फिर बाद में धीरे धीरे दोस्तों कहीं ना कहीं बहादुर शाह जो लास्ट जफर था दोस्तों 1857 की क्रांति में कहीं ना कहीं यूरोपियन जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी उसके द्वारा इस पूरे मुगल साम्राज्य को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत अधीन कर लिया जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों एक बार पढ़ते हैं जो आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब था कौन कौन से यहाँ पे रूलर ने काम किया, और उसके पैरेलल किस तरह से जो हमारी हिस्ट्री है अर्ली मॉडर्न और कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति के बीच में जो फेज रहेगा उसका हम एक बार बैकग्राउंड के बारे में जान सकते हैं दोस्तों। पहला जो कहीं ना कहीं जो आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब दोस्तों पहला बढ़ता है बहादुर शाह प्रथम। समझ पा रहे दोस्तों, बहादुर शाह प्रथम। फिर जहां होता है दोस्तों जहांगीर शाह। दोस्तों ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, मैं इसको सीक्वेंस वाइज पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज ना हो जाए ये हिस्ट्री कहाँ से शुरुआत हुई थी। जैसे हमने एशियन टाइम से लेके मेडिवल को पढ़ाया दोस्तों, आज से हम देखेंगे जो अर्ली मॉडर्न पीरियड होगा दोस्तों, जो यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रेड के माध्यम से आएंगी। किस तरह से जो मुगल पोस्ट मुगल टाइम होगा दोस्तों कहीं ना कहीं वो यहाँ पे राज करेगा। और इसी के अंदर से दोस्तों कहीं ना कहीं जो इंडिपेंडेंस टेरिटरी थी और नवाब थे दोस्तों किस तरह से बाहर निकलेंगे। और इसी के पैरेलल में दोस्तों जो इंडियन रूलर होते थे, राजपूत रूलर, चाहे आप सिख की बात करोगे, जाट थे, मराठा थे दोस्तों, मैसूर थे, वो कौन कौन सी टेरिटरिया थी जो इनके पैरेलल में यहाँ पे इंडिया में राज कर रही थी दोस्तों। समझ पा रहे हो दोस्तों, एक तरफ था मुगल पीरियड दोस्तों, एक तरफ था उन्हीं मुगल टेरिटरी में कहीं ना कहीं जो कमांडर होते थे उन्होंने इंडियन टेरिटरी को इंडिपेंडेंस घोषित कर लिया था। एक तरफ दोस्तों इसी के पैरेलल में देखोगे इंडियन रूलर होंगे, और एक तरफ में दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे हमने देखा था जहांगीर के टाइम में दोस्तों कहीं ना कहीं जो गवर्नर जनरल आएंगे दोस्तों किस तरह से जो ब्रिटेन की महारानी द्वारा एलिजाबेथ प्रथम द्वारा किस तरह से वहाँ पे उसके जो भेजे जाएंगे दोस्तों कहीं ना कहीं फरमान लेके आएंगे। वो हमने देखा था किस तरह से जो 1605 में दोस्तों 1608 में हॉपकिंस को जहांगीर के दरबार में भेजा जाएगा दोस्तों। वो कहीं ना कहीं वहाँ पे मांग करेगा पद की, और कहीं ना कहीं सूरत में दोस्तों अपनी जो कंपनी थी ट्रेड लगाने का के माध्यम से दोस्तों वो मांग करेगा, लेकिन जहांगीर द्वारा उसको मना कर दिया जाता है दोस्तों। फिर दोबारा से दोस्तों उसी फरमान में रेक्टिफाई किए जाएंगे 15 साल के लिए कहीं ना कहीं ये जो ट्रेड होगा दोस्तों कहीं ना कहीं वो फरमान दोबारा से रेक्टिफाई होके आएगा। वहाँ पे जो सर थॉमस रो आएगा दोस्तों 1615 में। फिर बाद में दोस्तों किस तरह से जो अदर फ्रांसीसी कंपनी थी दोस्तों, जो लाइक देखोगे आप पुर्तगाल बोल सकते हो, डच बोल सकते हो दोस्तों, डेनिश बोल सकते हो, फ्रेंच हो सकते हैं दोस्तों, इसके द्वारा सर थॉमस रो के द्वारा दोस्तों जहांगीर की कहीं ना कहीं हेल्प की जाएगी। वो बचाएगा दोस्तों जो इंडियन रूलर होंगे या अदर यूरोपियन कंपनी होगी दोस्तों, उनके कहीं ना कहीं जो एनिमी थे उनका बचाव करने के लिए जहांगीर की सहायता करेगा दोस्तों। ये जहांगीर से फिर उन्होंने फरमान मिल जाता है यहाँ पे ट्रेड करने का, किस तरह से करेंगे। थर्ड नंबर पे होगा दोस्तों फर्रुखसियार दोस्तों, इसको इस मुगल टाइम में दोस्तों इसको कायर कहीं ना कहीं रूलर बोला जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसके टाइम में कहीं ना कहीं जो कमांडर होंगे
वो उसके इशारों पे ये काम करेगा दोस्तों, इसलिए इसको कायर बोला जाएगा। फिर बाद में इसका असैसिनेटेड किया जाएगा दोस्तों। फिर होगा राबी उद दराज और राबी उद दौला और मोहम्मद शाह दोस्तों। ये मोहम्मद शाह जिसको आप रंगीला के नाम से जानते हैं दोस्तों, ये वही मोहम्मद रंगीला है। अहमद शाह दोस्तों। फिर इसके बाद में आएगा आलमगीरपुर द्वितीय दोस्तों, और ये 9th नंबर पे दोस्तों शाह आलम द्वितीय दोस्तों। और जो लास्ट के दो आपको दिखाई नहीं दे रहे दोस्तों, मैं वो बता देता हूं। 10th नंबर पे है अकबर द्वितीय, ये अकबर द्वितीय ये। और फिर लास्ट वाला जो रूलर था दोस्तों, बहादुर शाह सेकंड जफर, जिसको दोस्तों 1857 की क्रांति में मुगल की ओर से आपको इंडिया को सपोर्ट करेगा। किस तरह से जो क्रांति होगी, यहाँ पे दिल्ली में कहीं ना कहीं उसकी टेरिटरी से ये यहाँ पे बिलोंग करेगा दोस्तों। इसी टाइम के फेज में जैसे टर्मोइल पीरियड हमारे को देखने को मिलेगा, तो यहीं से कुछ जो कमांडर होंगे, कुछ जो आप देखोगे दोस्तों, उन्हीं में से जो टेरिटरी के नवाब थे दोस्तों, इंडिपेंडेंस अपनी टेरिटरी को कर देंगे दोस्तों। इसमें से जैसे बंगाल की टेरिटरी होगी, बंगाल का नवाब देखा हमने दोस्तों, हैदराबाद, और कहीं ना कहीं अवध का नवाब, ये अपने आप को क्या करेंगे दोस्तों, ये मुगल टेरिटरी से मुगल साम्राज्य के अधीन काम न करके दोस्तों, इन्होंने अपना शासन स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि पहले ये एज ए गवर्नर के रूप में काम करते थे, जिन जिन टेरिटरियों में इनको भेजा जाता था, समझ पा रहे हो। जिस तरह से वहां पे अनुभव प्राप्त हुआ दोस्तों, उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन रूल हुआ करते थे, इकोनॉमिक्स रूल हुआ करते थे, सोशली कहीं ना कहीं, और जो आर्मी के रूल होते थे, उनको कहीं ना कहीं वो एक्सपर्ट थे। उन्होंने कहते हैं उनके रूल दोस्तों कहीं ना कहीं, मुगल के रूल कहीं ना कहीं यहाँ पे स्थापित करने लग जाएंगे। धीरे धीरे वो जो टेरिटरी होगी दोस्तों, उन्हीं के अंडर में वो काम करने लग जाएंगे। ये अथॉरिटी इनके द्वारा मिल जाती है। आप देखोगे दोस्तों, जो बंगाल का नवाब होगा दोस्तों, मुर्शिद कुली खान, आप देखोगे उसी वो अपने इस बंगाल में दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे वो टेरिटरी पे कहीं ना कहीं शासन करने लग जाएगा दोस्तों। फिर वो वही दोस्तों कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होगी, यूरोपियन कंपनी होगी, ये आपस में सुपरमेसी के लिए फाइट करेंगे दोस्तों। इस फेज में दोस्तों आप देखोगे, इन्हीं के फेज में धीरे धीरे नीचे उतरते जाएंगे, तो आप कहीं ना कहीं ब्रिटिश और जो फ्रांसीसी यूरोपियन कंपनी थी, और जो इंडियन रूलर होते थे दोस्तों, वो अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए इनसे फाइट करेंगे दोस्तों। कभी किसी के साथ संधि करनी पड़ सकती है, यूरोपियन कंपनियों के भी साथ में संधि करनी पड़ सकती है, मैसूर को, मराठा को, सिख को, जाटों को दोस्तों। ये कहने का मतलब होता था दोस्तों, ये जो इंडियन रूलर थे दोस्तों, कहीं ना कहीं यूनिटी नहीं बन पाई, समझ पा रहे हो। ये अपने अपने स्तर पे दोस्तों, कभी दोस्तों आप देखोगे सिखों के द्वारा कहीं ना कहीं मुगल एम्परर को, कहीं ना कहीं दारा सिखों को कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों हेल्प करते हैं, जाट किसी को करेंगे दोस्तों। और बंगाल में दोस्तों किस तरह से जो इनकी फाइट होगी सुपरमेसी, जो फ्रेंच थी वो बंगाल में किस तरह से दोस्तों उसके नवाब को कहीं ना कहीं हेल्प करेगी टू सेव फ्रॉम द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों। तो दोस्तों ये इंडियन रूलर होंगे उस टाइम में। जैसे मैसूर की टेरिटरी होगी दोस्तों, हम पढ़ेंगे हैदर अली के बारे में और टीपू सुल्तान के बारे में। मराठा था दोस्तों, जैसे मराठा शिवाजी दोस्तों, इसके कहीं ना कहीं पेशवा होंगे दोस्तों। यहाँ पे आज जो महाराष्ट्र का एरिया है दोस्तों, कहीं ना कहीं इसमें ये मराठा साम्राज्य स्थापित होंगे और अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए जी जान लगा देंगे दोस्तों। और सिख को भी हमने देखा था दोस्तों, आफ्टर कहीं ना कहीं जो 10th जो गुरु होंगे दोस्तों, इसके बाद में आप देखोगे जो लास्ट रूलर होगा, सिख टेरिटरी को कहीं ना कहीं ब्रिटिशों द्वारा कहीं ना कहीं दोस्तों ये इसके अंदर मिला लेंगे। जो आखिरी रूलर होगा दोस्तों राजा रणजीत सिंह, कहीं ना कहीं उसको ये दोबारा से हरा के दोस्तों उस टेरिटरी को उसके अंडर में मिला लेंगे। जैसे दोस्तों राजा रणजीत सिंह की आप देखोगे जो मिजल्स होते थे उनका कहीं ना कहीं वो राजा रणजीत सिंह कहीं ना कहीं राजा होता था दोस्तों। वही छोटी छोटी टेरिटरियों को दोस्तों वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मिला ला जाती है। जाटों को राजा सूरजमल है दोस्तों, चूड़ामल है, ये कहीं ना कहीं हम देखेंगे किस तरह से ये फाइट करती है, हमने देख लिया था लास्ट वाले वीडियो में। और जो टेरिटरी ऑफ सब कॉन्टिनेंट थी दोस्तों, जो आसपास की सिंध की बोलोगे दोस्तों, अफगानिस्तान की बोलोगे,
और कहीं ना कहीं म्यांमार, बांग्लादेश, ये जितनी भी टेरिटरी जो दोस्तों किस तरह से ब्रिटिश इंडिया कंपनी इसके अंदर मिलाएगी, ये हम बड़ी क्लासों में देखेंगे। लेकिन दोस्तों हम इस टॉपिक में क्या देखेंगे, रूलिंग ऑफ कंट्री साइड दोस्तों, किस तरह से जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी वो धीरे धीरे इन सभी जो इंडियन रूलर थे, टेरिटरी थी, इंडिपेंडेंस नवाब थे दोस्तों, और कहीं ना मुगल लेटर कहीं ना कहीं 1857 तक ये किस तरह से अपनी सुपरमेसी इंडिया में स्थापित करते हैं, पुर्तगालियों को हरा के, डेनिशों को हरा के, डच को हरा के, फ्रेंच को हरा के, ये बाद में स्वीडिश बाद में आते हैं दोस्तों। एक बार जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी दोस्तों, ये जो यूरोपियन थी, इसके बारे में एक छोटा बैकग्राउंड बताता हूं दोस्तों। हमने एशियन टाइम से पढ़ा था दोस्तों, कहीं ना कहीं इंडिया में जो एंट्री का कहीं ना कहीं आप देखोगे, ये देखो जो एंट्री का कहीं ना कहीं पॉइंट था वो दो तरह के होते थे। ये हमने स्टार्टिंग से हिस्ट्री को पढ़ते हुए आ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे होता था अफगानिस्तान के एरिया में हिंदू कुश, ये होता था दोस्तों लैंड के रास्ते किस तरह से इंडिया में एंट्री की जाती थी। यहाँ पे होता था हमारे पास में सिंध प्रांत, अभी प्रेजेंट पाकिस्तान में है दोस्तों। ये कहीं ना कहीं लैंड के रास्ते से जो भी इन्वेजन हुआ दोस्तों इंडिया में, चाहे आप देखोगे ग्रीक्स का हुआ दोस्तों, चाहे ईरानियन का हुआ, चाहे अरब्स का हुआ, चाहे टर्किस का हुआ दोस्तों, ये इसी के रास्ते से आते हैं। आप देखोगे दोस्तों जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे अराइवल करेगी तो दोस्तों यहाँ का जो रास्ता होगा, जो तुर्क थे दोस्तों, तुर्क ओटमन्स, यहाँ पे उनका दबदबा होता था इस रास्ते में। जैसे हम वेस्ट एशिया की बात करें, समझ पा रहे दोस्तों, यहाँ पे तुर्किश, यहाँ पे ओटमन तुर्क्स होते थे, वो राज करते थे दोस्तों, क्योंकि उन्होंने इसका रास्ता ब्लॉक किया हुआ था दोस्तों। लेकिन वो तो यहाँ पे एंट्री कर सकते थे। सबसे पहले शुरुआत कहीं ना कहीं आगमन की ओटमन तुर्क्स ने की थी दोस्तों। यहाँ पे एंट्री का माध्यम था, क्योंकि इंडिया में रिसोर्स बहुत ज़्यादा होते थे दोस्तों। आप हमने देखा किस तरह से जो कार्डमम हिल्स होती थी केरल की, तो वहाँ पे किस तरह से जो व्यापार था दोस्तों या रिसोर्सेज के माध्यम से दोस्तों जो अदर टेरिटरी होगी यहाँ पे इन्वेस्ट करेगी। हमने एशियन टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं दोस्तों। इस फेज में भी क्या होगा दोस्तों, जैसे ही आप देखोगे मुगल्स और जो इनकी अनयूनिटी दिखाई देगी, तो कहीं ना कहीं जो पावरफुल रूलर होंगे दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्वेट करना स्टार्ट कर देंगे ट्रेड का। तो उनमें से कहीं ना कहीं यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जैसे हमने पुर्तगीज को पढ़ा था दोस्तों। ये दोस्तों अगर इस रास्ते से नहीं आया तो अब वो क्या करेंगे, जो अदर टेरिटरी थी, यूरोपियन जो टेरिटरी थी दोस्तों, वो कहीं ना कहीं अब सी लैंड का रास्ता कहीं ना कहीं आप देखोगे सी के माध्यम से वो रास्ता चुनेंगे दोस्तों। कहीं ना कहीं आप देखोगे जो नॉर्थ अटलांटिक कहानी कहीं का क्षेत्र होता था दोस्तों, उसके रास्ते ये आप देखोगे दोस्तों दो सुपरमेसी होती थी उस टाइम में भी, एक तो स्पेन होता था, एक पुर्तगीज होता था दोस्तों। इन दोनों के बीच में दोस्तों कहीं ना कहीं एक संधि होती है दोस्तों, इन दोनों के बीच में संधि होती है, और वो संधि का नाम है दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास। ये दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे ये ट्रीटी होती है, इस ट्रीटी का नाम है वैसे रफली बता रहा हूं दोस्तों इसकी हिस्ट्री। इस टेरिटरी में दोस्तों, इस ट्रीटी में क्या होगा, जो पुर्तगीज था, जो सुपरमेसी थी, और कहीं ना कहीं आप देखोगे जो स्पेन थी, उसके जो आप देखोगे दोस्तों मोनार्च होंगे, जो किंग होंगे दोस्तों, उनके बीच में ये टेरिटरी होगी। क्योंकि दोस्तों अगर हम यूरोपियन की बात करें तो कहीं ना कहीं जो सुपरमेसी होती थी पुर्तगाल की होती थी, ब्रिटिश की होती थी, कहीं ना कहीं ये, और कहीं ना कहीं स्पेन की सबसे ज्यादा, क्योंकि स्पेन के द्वारा भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश के ऊपर कहीं ना कहीं राज किया गया था दोस्तों। ये दोनों ही कहीं ना कहीं सुपरमेसी के लिए। अब दोस्तों इनके द्वारा इस ट्रीटी में स्पेन और पुर्तगाल को क्या मेंशन किया जाएगा कि आप देखोगे जो स्पेन था और तो पुर्तगीज था दोस्तों,
क्या करेंगे, स्पेन द्वारा ये मांग की जाएगी, हम वेस्टर्न कंट्री में जाएंगे दोस्तों, ट्रेड के माध्यम से रिसोर्स करेंगे। जिस तरह से रिनाइसेंस आता है, आप देखोगे दोस्तों इसमें यूरोप की साइड में रिनाइसेंस आता है, तो वहाँ की जो पावरफुल कहीं ना कहीं कंट्री होगी दोस्तों, जो किंगडम होगा, उनके द्वारा क्या किया जाएगा, रिसोर्सेस, जो आर्मी थी उनको कहीं ना कहीं उसका रिसोर्स देने के लिए या सैलरी देने के दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे वहाँ पे रिसोर्स की मांग होगी। समझ पा रहे दोस्तों, ये दोनों कहीं ना कहीं, ये जो यूरोपियन कंपनी होंगे दोस्तों, अब रिसोर्स का माध्यम से कहीं ना कहीं अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए दोस्तों वो कहीं ना कहीं बाहर निकलेंगे। उन्हीं में से दोस्तों ये जो पुर्तगीज थी और स्पेन के द्वारा ये ट्रीटी होती है दोस्तों। इस ट्रीटी में ये कहा गया दोस्तों, जो स्पेन होगा कहीं ना कहीं आप देखोगे जो नॉन टेररिस्टनी कंट्री होते थे दोस्तों, उनमें कहीं ना कहीं रिसोर्स ढूंढने जाएंगे, और उनमें उसके उनके फरमान में ये लिखा होता था कि जहां पे भी हम ट्रेड करेंगे वो नॉन कहीं ना कहीं टेररिस्टनी कंट्री होगा, और हम उनका ट्रेड करेंगे दोस्तों, हम उस लैंड पे सुपरमेसी भी कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं उनके जो मोनार्च होता था दोस्तों, उनके द्वारा ये लिखा होता था, लेकिन ये दोस्तों कहीं ना कहीं हाइड किया जाता था इन पॉइंटों को। लेकिन ट्रेड का जो जरिया होता था, उसी के जरिए धीरे धीरे उसकी एंट्री करना और उसमें व्यापार स्टार्ट कर देना, और धीरे धीरे उस टेरिटरी को हड़पने का काम या फिर उसका एडमिनिस्ट्रेशन का काम करना दोस्तों, ये कहीं ना कहीं कोलोनाइज कहा गया दोस्तों। उस टर्म को समझ पा रहे दोस्तों, कोलोनाइज करेंगे। स्पेन द्वारा वेस्टर्न जो नेशन था, जैसे हम बात करेंगे जो नॉर्थ अमेरिका, कनाडा है दोस्तों, मैक्सिको है, यहाँ पे जो छोटे छोटे आइलैंड थे दोस्तों, इन जाने का फैसला किया। और जो पुर्तगीज था दोस्तों, कहीं ना कहीं ईस्टर्न साइड में जितने भी कंट्री होंगे दोस्तों, ईस्टर्न साइड में जैसे हमारा इंडिया आता है, एशिया में जितने सब कंटिनेंटल कंट्री आते थे दोस्तों, उसमें सबकी नजर दोस्तों इंडिया पे होती थी, क्योंकि इंडिया में रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होते थे। हमने एशियन टाइम से देखते हुए आ रहे दोस्तों किस तरह से इंडिया को निशाना बनाया जाता था, जब यहाँ के रूलर वीक पड़ जाते थे, अनयूनिटी हो जाते थे दोस्तों, यहाँ पे जो अदर नेटिव रूलर होते थे कहीं ना कहीं वो ट्रेड या इन्वेड करते थे। चाहे हम एशियन टाइम की बात करें, चाहे आप देखोगे दोस्तों मेडिवल टाइम की बात करें। एशियन टाइम में हमने पढ़ा था किस तरह से जो ग्रीक रूलर थे, अलेक्जेंडर के द्वारा यहाँ पे इन्वेड किया जाएगा, और कहीं ना कहीं ईरानियों द्वारा, समझ पा रहे दोस्तों, वो इन्वेड किया जाएगा। मेडिवल टाइम की बात करें किस तरह से दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे जो अरब ट्रेडर होंगे, जो टर्किश होंगे दोस्तों, वो आएंगे। फिर उसके बाद में मंगोल के साथ में दोस्तों ये कहीं ना कहीं इन्वेजन होता रहा। धीरे धीरे यहाँ तक दोस्तों ये पुर्तगीज तो इस साइड में पहुंच जाएंगे और स्पेन यहाँ पे पहुंच जाएंगे दोस्तों। आइए दोस्तों एक बार मैप में देखते हैं किस तरह से जो थी वो कहीं ना कहीं कहानी होती है दोस्तों। दोस्तों देखो इस मैप में ये है हमारे पास में स्पेन, यहाँ पे है स्पेन, और ये है पुर्तगाल, और ये है फ्रांस, और ये है इटली, और ये है यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क दोस्तों, और ये है स्वीडन। यही यूरोपियन कंपनी, इन दोनों के बीच में जो पावरफुल टेरिटरी होती थी दोस्तों, यही कहीं ना आप देखोगे, जो आप देखोगे ग्रीस का एरिया ये रहा, टर्की के जो हमने टर्किश ओटोमन को पढ़ा था दोस्तों इन दोनों के बीच में ये टोरडेसलास की कहीं ना कहीं आप देखोगे ट्रीटी होती है। देखो ये रास्ता जो कहीं ना कहीं आप देखोगे मेडिटेरियन सी वाला, यहाँ पे टर्किश रूल किया करते थे दोस्तों। यहाँ पे सऊदी अरेबिया, ईरान, कहीं ना कहीं सीरिया, इराक, और जो इस एरिया में दोस्तों कहीं ना कहीं इन्होंने ब्लॉक किया हुआ था इस एरिया को। तो अब क्या था दोस्तों, इंडिया को अगर लैंड के जरिए आपने कहीं ना कहीं एंट्री करनी है, तो यहाँ पे टर्किशों के द्वारा, ओटोमन्स के द्वारा ये रास्ता ब्लॉक किया गया है। अब ये लैंड के जरिए नहीं पहुंच सकते दोस्तों। अगर इनको आना पड़ेगा तो रशिया के साइड होते हुए कहीं ना कहीं जापान के रास्ते, चाइना के थ्रू कहीं ना कहीं एंट्री लेनी पड़ेगी दोस्तों। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। तो कहने का मतलब दोस्तों, ये जो पुर्तगाल और ये स्पेन थे दोस्तों, जो यूरोपियन कंपनी थी, इस तरह से इस मार्ग से लैंड के जरिए से न आके दोस्तों उन्होंने फैसला किया कि अब सी रूट के माध्यम से दोस्तों रास्ता खोजा जाएगा, किस तरह से हम इंडिया में पहुंचे दोस्तों। तो उन्होंने दोस्तों जो अटलांटिक ओशियन है ये वाला एरिया, इस टोरडेसलास में दोस्तों स्पेन ने कहा कि हम जो नॉन टेररिस्टनी कंट्री थे दोस्तों, जैसे अमेरिका है, नॉर्थ कनाडा है, अगर हम बात करें साउथ अमेरिका है, तो
इसमें कहीं ना कहीं स्पेन इन्वेड करेगा दोस्तों, और यहाँ पे अपनी टेरिटरी को या फिर कॉलोनाइज करेगा उन कंट्रियों को। समझ पा रहे दोस्तों। पुर्तगाल के द्वारा दोस्तों कहीं ना कहीं ये कहा, जो ईस्टर्न साइड में जितने भी नॉन टेरिटरी कंट्री होंगे दोस्तों, हम उन पे कहीं ना कहीं इन्वेड करेंगे और यहाँ पे ट्रेड का रास्ता मार्ग खोलते हुए दोस्तों हम उसको ये कॉलोनाइज करेंगे दोस्तों। जिस तरह से अफ्रीकन कंट्री आए और धीरे धीरे दोस्तों ये जो इंडिया, पहले इंडिया को ही निशाना बनाया जाएगा दोस्तों, फिर ये कहीं ना कहीं इस सी रूट के माध्यम से दोस्तों, इस सी रूट के माध्यम से, जैसे ये वाला सी रूट है, तो दोस्तों यहाँ पे है साउथ अफ्रीका का, आप देखोगे कोफ ऑफ गुड होप दोस्तों, यहाँ पे आइलैंड है दोस्तों, केप टाउन यहाँ पे एक सिटी है दोस्तों, आपने देखा होगा यहाँ पे क्रिकेट मैच चलता है, केप टाउन में खेला जाता है। समझ पा रहे दोस्तों। आप देखोगे इस कोप ऑफ गुड होप पे कहीं ना कहीं ये लैंड करते हैं दोस्तों। वो पुर्तगीज के कहीं ना कहीं जो सेलर होते थे दोस्तों, आपने सुना होगा वास्को डी गामा को 1498 ईस्वी में दोस्तों इसी सी के रूट से कहीं ना कहीं वो साउथ अफ्रीका के यहाँ पे रात को रुकते हैं दोस्तों, केप टाउन यहाँ पे केप ऑफ गुड होप। फिर उसी के रास्ते दोस्तों मेडागास्कर के, मॉरिशस के रास्ते दोस्तों कहीं ना कहीं मालदीव होते हुए आप देखोगे यहाँ पे कोचिन में पहुंचते हैं। और यहाँ पे कोचिन में दोस्तों जो नेटिव रूलर होगा, जमोरिन रूलर होगा, और कहीं ना कहीं गुजरात का मासिद आप देखोगे दोस्तों उसके द्वारा इसको रास्ता दिखाया जाएगा, और यहाँ पे जमोरिन के द्वारा इसका स्वागत किया जाएगा दोस्तों। आप देखोगे दोस्तों जैसे ही उन्होंने कोचिन में अपनी फैक्ट्रियां लगाई तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो आप देखोगे मछलीपट्टनम में, सूरत में, और कहीं ना कहीं हुगली, कलकत्ता में, यहाँ पे नल्लोर में दोस्तों कहीं ना कहीं ये फैक्ट्रियां स्थापित करने लग जाएंगे। तो फिर बाद में दोस्तों पुर्तगाल के साथ में जो ट्रेड था वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं फ्लोरिश होने लगा। तो अदर कंट्री जो थे यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम है, स्वीडन है दोस्तों, और यहाँ पे जिस प्रकार से डेनमार्क है और फ्रांस है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं ये भी इनके पीछे पीछे आएंगे दोस्तों। यही रास्ता होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे इन्वेड करने का रास्ता यहाँ पे टर्किश दो कहीं ना कहीं ओटोमन थे, ये करेंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों जिस तरह से ये कहीं ना कहीं आएंगे, जिस तरह से ट्रेड होगा, आप देखोगे इसी फेज में दोस्तों हमारे इंडिया में नील की खेती होती थी दोस्तों। कहने का मतलब है रिसोर्सेज चाहे कुछ भी हो सकता है, क्रॉप हो सकती है, नील की खेती हो सकती है दोस्तों। आप देखोगे यहाँ पे रिसोर्सेज दो मसाले थे, सबसे पहले मसालों का कहीं ना कहीं ट्रेड होगा दोस्तों। यहीं भी कार्डमन था, जहाँ आप देखोगे काली मिर्च है, जो इलायची है दोस्तों, इनका कहीं ना कहीं व्यापार यूरोप में इनकी मांग बढ़ जाएगी। इसी के माध्यम से दोस्तों जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ट्रेड के माध्यम से दोस्तों ये आते हैं। शुरुआत होती है जहांगीर के टाइम में, ये पुर्तगाल आए, पुर्तगाल के धीरे धीरे उनको पता चलने लगा दोस्तों जो अदर कंट्री थे, यूनाइटेड किंगडम था, ये जो फ्रांसीसी थे दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आते रहे। आई होप दोस्तों ये जो संधि थी इसके बारे में पता चला होगा। और आइए दोस्तों अब चलते हैं अपने लेसन पे दोबारा से, जितने भी पॉइंट थे दोस्तों हमने बताए दोस्तों। आइए दोस्तों चलते हैं आगे। तो दोस्तों जिस तरह से वो इंडिया में एंट्री करते हैं, पहले कौन आया? पुर्तगीज। यहाँ पे कोचीन थी केरला के साइड में, यहाँ पे जमोरिन था जो मासिद था दोस्तों, जो गुजरात का नाविक था, उसके द्वारा उसको रास्ता दिखाया गया था। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे ये इंडिया में ट्रेड का माध्यम से अपनी जो फैक्ट्री थी दोस्तों वो लगाते हैं। इसके बाद में दोस्तों 1498 में कहीं ना कहीं आप देखो पुर्तगीज आते हैं, ये कहीं ना कहीं अपनी फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित करते हैं दोस्तों, जिस प्रकार से देखोगे कोचीन में दोस्तों, आप लिख सकते हो इसको भी, जैसे आप देखोगे कोचीन में लगाते हैं। कालीकट में जिस तरह आप देखोगे कोलकाता का कालीकट होता था दोस्तों, पहले नाम कालीकट बोला गया, फिर कलकत्ता बोला गया दोस्तों, और कहीं ना कहीं मॉडर्न टाइम में इसको हम कलकत्ता बोलते हैं। और फिर दोस्तों नल्लोर, कन्नौर, और दोस्तों गोवा और दमन द्वीप दोस्तों।
दमन एंड दीव, समझ पा रहे दोस्तों। यहाँ पे ये फैक्ट्री लगाते हैं दोस्तों। पहले तो दोस्तों कहीं ना कहीं इनकी अर्ली कैपिटल होती थी कोचीन, क्योंकि कोचीन में इन्होंने स्टैंड किया था वहां पे। और उसके बाद में जो सेकंड कैपिटल होगी दोस्तों, लेटर कैपिटल ये रिप्लेस करेंगे कोचीन से, कहीं ना कहीं गोवा में करेंगे दोस्तों। गोवा में जैसे सूरत है, आप देखो मुसलीपट्टम है दोस्तों, यहाँ पे करेंगे दोस्तों। जो पुर्तगाज के बाद में दोस्तों जैसे जैसे धीरे धीरे इनका मसालों का व्यापार कहीं ना कहीं इंक्रीज होता गया, वहां पे जो जो रूलर थे दोस्तों इनकी कहीं ना कहीं नीतियों से खुश थे, क्योंकि अब इन्होंने व्यापार करना स्टार्ट कर दिया था दोस्तों, समझ पा रहे हो, वहां पे फायदा हो रहा था उनका। तो धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों, वह जो पुर्तगीज का बनवास था उसके द्वारा गवर्नर जनरल भेजने स्टार्ट हो गए थे दोस्तों। सबसे पहला दोस्तों फ्रांसिस से डी अल्मेडा आएगा दोस्तों। ये कहीं ना कहीं 1505 से लेके इसका जो टर्म होगा 9 में होगा दोस्तों। इसको दोस्तों इसने ब्लू वाटर पॉलिसी, इसको इसकी पॉलिसी होती थी किस तरह से सी के रास्ते दोस्तों जो ब्रिट अदर कहीं ना कहीं यूरोपियन कंपनी होती थी उसको डिस्ट्रॉय करके उनके जो अदर गवर्नर होते थे दोस्तों उनकी सैनिक नेवा को कहीं ना कहीं सेलर को कहीं ना कहीं खत्म करके दोस्तों इंडिया में एंट्री और से ज्यादा व्यापार बढ़ाया जाए, ये कहीं ना कहीं ये करते थे दोस्तों। आप देखोगे दोस्तों फ्रांसिस से डी अल्बुबरक आएगा दोस्तों इसके बाद में, इसका बन के 1609 में 1605 में, ये कहीं ना कहीं आप देखोगे 5 साल के लिए दोस्तों कहीं ना कहीं भेजे जाते थे बना के। और फिर इसके बाद में दोस्तों जो लास्ट होगा नीनो डी कुना, ये कहीं ना कहीं बाद में दोस्तों पुर्तगीज और कहीं ब्रिटिश के और कहीं ना कहीं फ्रांसिसो द्वारा इनका कहीं ना कहीं दमन हो जाएगा दोस्तों। ये बाद में आप देखोगे रहेंगे दोस्तों, लास्ट तक रहेंगे ये, पर लेकिन इनका जितना दबदबा ब्रिटिश का और फ्रेंच का होगा दोस्तों इनका नहीं होगा, कहीं ना कहीं ये खत्म हो जाएंगे आने वाले जो टाइम में दोस्तों। फिर बाद में दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं ना कहीं ये आती है 1600 में। इसके द्वारा पहले भी दोस्तों आपने देखा 1608 में लॉर्ड हॉपकिंस था जो वो कहीं ना कहीं जहांगीर के दरबार में आता है। हमने इसकी कहानी भी बताई थी दोस्तों किस तरह से वो यहाँ पे एंट्री करता है और कहीं ना कहीं पद की मांग करता है। जहांगीर द्वारा इसको इग्नोर किया जाता है दोस्तों उस टाइम पे तो, लेकिन दोस्तों जब इसको इनके जो नियम थे 15 साल के लिए कहीं ना कहीं ट्रेड करने का, उसमें जो पॉइंट हाइड किए गए थे वो नहीं दिखाए गए थे। और जो इसका रेक्टिफाई कहीं ना कहीं आप देखोगे जो ट्रेड का माध्यम होता था दोस्तों, दोबारा से जो किंग होगा दोस्तों उसके द्वारा दोबारा से फरमान जारी किया जाएगा यहाँ पे ट्रेडिंग का। तो जो आप देखोगे 1615 में सर थॉमस रो के द्वारा दोस्तों ब्रिटिश जो मुगल टेरिटरी थी जहांगीर की हेल्प की जाएगी दोस्तों, उसी की कहीं ना कहीं आप देखोगे जो पुर्तगीज होगी और फ्रांसीसी कहीं ना कहीं इनसे वो बचाएगी इस टेरिटरी को दोस्तों। इनसे खुश होकर दोस्तों ब्रिटिश को अब इजाजत मिल जाती है वहां पे ट्रेड करने की, राइट्स मिल जाते हैं दोस्तों। वो भी कहीं ना कहीं आप देखोगे जहाँ पे कंपटीशन होगा दोस्तों वहीं पे कहीं ना कहीं वो भी फैक्ट्री स्टार्ट करेंगे। जैसे आप देखोगे ये ब्रिटिश कहाँ पे करेंगे दोस्तों ये ब्रिटिश करेंगे दोस्तों, आप देखोगे मुसलीपट्टम में दोस्तों, मुसलीपट्टम में 1611 में, सूरत में 1613 में, मद्रास में दोस्तों 1639 में दोस्तों, बॉम्बे में 1668 में दोस्तों और कलकत्ता में 1690 में दोस्तों। ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप देखोगे वेस्ट बंगाल की साइड में कहीं ना कहीं करने लग जाएंगे दोस्तों। इनके द्वारा भी दोस्तों किस तरह से जो गवर्नर जनरल बन के आएंगे दोस्तों वो स्थायी रूप से कहीं ना कहीं यहाँ पे रहने लग जाएंगे। किस तरह से जो अदर जो यूरोपियन जो वो होंगी दोस्ती जो शक्तियाँ होंगी पावर होंगी उनको कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय किया जाएगा और पूरे भारत में दोस्तों कहीं ना कहीं इनका जो शासन था एडमिनिस्ट्रेशन चलने लग जाएगा दोस्तों। दोस्तों डच की बात करें तो डच 1602 में दोस्तों डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1602 में दोस्तों। यहाँ पे भी ये मुसलीपट्टम, पोलिकट, सूरत, बिलमी पट्टम और कराईकल और ये देखोगे पटना दोस्तों, बालासोर, कोचीन, ये इन्हीं के जो जो फैक्ट्रियां होंगी दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन बढ़ाना है दोस्तों। अगर कंपटीशन बढ़ाना है तो इन जो अदर कंपनी थी दोस्तों उन्हीं के साथ में इनका कंपटीशन होना है। तो कंपटीशन जहाँ पे करना है तो दोस्तों उनको कहीं ना कहीं उनके आसपास ही फैक्ट्री स्थापित करनी पड़ेगी, समझ पा रहे दोस्तों, ये इन्होंने भी किया।
फिर इसके बाद में आप देखोगे ये डेनिस आते हैं दोस्तों। डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आप देखोगे 1616 में दोस्तों। और फ्रेंच होगा दोस्तों 1664 में, क्योंकि ये लेट आते हैं दोस्तों। और स्वीडिश होगा 1731 में दोस्तों। ये लेट क्यों है दोस्तों? क्योंकि इनको पता लगने लगा, क्योंकि यहाँ पे जो रिसोर्सेस हैं दोस्तों इंडिया में वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है दोस्तों। हम भी क्यों ना डिमांड कर सकते हैं ये। और धीरे धीरे दोस्तों कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश था उन्होंने सारे कहीं ना कहीं जो पावर थे दोस्तों उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था। किस तरह से? बंगाल को किया, हैदराबाद को, अवध को दोस्तों। अवध को 1856 में दोस्तों किस तरह से मिलाया? लैप्स की नीति के द्वारा दोस्तों। और जो मैसूर था दोस्तों, यहाँ पे 4 बार लड़े जाएंगे हैदर अली और कहीं ना कहीं टीपू सुल्तान के द्वारा दोस्तों। जो लास्ट होगा जो लास्ट युद्ध होगा दोस्तों टीपू सुल्तान के बीच में, श्रीरंगपट्टनम की कहीं ना कहीं जो संधि होगी दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं वो मारा जाएगा ब्रिटिश में। समझ पा रहे दोस्तों? और मराठा होंगे दोस्तों। मराठाओं के साथ में भी आप देखोगे यहाँ पे कर्नाटक वार होंगे दोस्तों 4। और इसमें मराठाओं के साथ में भी दोस्तों जो पेशवा होंगे इस टेरिटरी को बचाने के लिए। शिवाजी होगा दोस्तों। किस तरह से यहाँ पे इस टेरिटरी को बचाया जाएगा? सिख को दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे सिखों को भी कहीं ना कहीं इन्होंने मिला लिया जाएगा दोस्तों। और जाटों को कहीं ना कहीं जो अदर टेरिटरी होंगी दोस्तों, जैसे उस समय में दोस्तों क्या होगा, जो कहीं ना कहीं ब्रिटिश 1830 की बात कर रहे हैं दोस्तों, जिस प्रकार से जो ब्रिटिशर्स का एक्सपेंशन हो रहा था, तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, जो रशिया था वो रशिया कहीं ना कहीं इन्वेड करना स्टार्ट कर देगा। उसका एक्सपेंशन वो धीरे धीरे कहीं इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। रशिया ऊपर से लेके जो सेंट्रल एशिया होगा दोस्तों, उसी के रास्ते दोस्तों लैंड के जरिए कहीं ना कहीं इंडिया में वो है यहाँ पे। तो इस टेरिटरी को, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी को बचाने के लिए दोस्तों यहाँ पे ब्रिटिश क्या करेगा, अफगानिस्तान के साथ में कहीं ना कहीं वार होगा दोस्तों। अफगानिस्तान को जीतेगा, यहाँ पे सिंध को जीत लेगा दोस्तों। यहाँ पे पंजाब होगा तो पंजाब को भी ये धीरे धीरे मिला लेंगे दोस्तों, ताकि जो यहाँ पर जो रसिया कहीं ना कहीं इन्वेड करता हुआ आया है तो इसको यहाँ से एंट्री होने से रोक सके दोस्तों, कहीं ना कहीं ब्रिटिश के द्वारा दोस्तों। तो दोस्तों ये तो था बैकग्राउंड। आज की हम बात करेंगे रूलिंग ऑफ कंट्री साइड। किस तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको दोस्तों 1765 में दोस्तों जो डेनिस होगी दोस्तों 1616 में, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी होगी 1664 में दोस्तों, स्वीडिश 1731 में दोस्तों। किस तरह से ये टेरिटरी कहीं ना कहीं इनके साथ में कंपटीशन करेंगे। तो फिर धीरे धीरे दोस्तों जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कहीं ना कहीं मैसूर को कहीं ना कहीं 4 युद्धों में कहीं ना कहीं हरा देगी दोस्तों। यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों हैदर अली और टीपू सुल्तान उसका पुत्र है, कहीं ना कहीं 4 युद्ध लड़े जाएंगे, कर्नाटक के युद्ध होंगे दोस्तों वो। तो उस युद्ध में दोस्तों पहले 3 में ये हार जाएंगे। जो लास्ट कहीं ना कहीं टीपू सुल्तान के होगा, श्रीरंगपट्टनम की कहीं यहाँ का ट्रीटी होगी दोस्तों, उसको बचाते हुए दोस्तों कहीं ना कहीं वो असैसिनेट किया जाएगा। मैसूर कहीं ना कहीं इनके अंडर कंट्रोल में आ जाता है। मराठा शिवाजी कहीं ना कहीं उसके जो पेशवा होंगे दोस्तों, मराठाओं को, सिखों को, जाट को, और जो अदर टेरिटरी होगी दोस्तों, किस तरह से हम बात करें 1830 के आसपास में दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों 1830 के आसपास में रशिया कहीं ना कहीं इन्वेड करता हुआ आ रहा है दोस्तों इधर साइड। समझ पा रहे हैं दोस्तों? रशिया कहीं ना कहीं इन्वेड करता हुआ आ रहा है, और रशिया को दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ रोका जाएगा दोस्तों अफगानिस्तान के एरिया में। पहले तो दोस्तों ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा अफगानिस्तान के साथ में युद्ध करना पड़ेगा। वहां के रहने के बाद में जो यहाँ पे रूलर होंगे दोस्तों, उस स्टैटिक को कहीं ना कहीं अंडर कंट्रोल करना पड़ेगा। यहाँ पे सिंध था दोस्तों, सिंध को भी कहीं ना कहीं ये जीत लेते हैं। और यहाँ पे पंजाब था दोस्तों, पंजाब को भी कहीं ना कहीं ये कैप्चर कर लेते हैं।
आफ्टर कहीं ना कहीं देखोगे जो लास्ट रूलर था दोस्तों, उनकी मिजल्स को हरा के दोस्तों कहीं ना कहीं सिख को भी सिख टेरिटरी को भी अपने अंडर कर लेगा। जाटों को भी दोस्तों कहीं ना कहीं हरियाणा पंजाब का जो एरिया था वहाँ पे जो वेस्टर्न यूपी था, और कहीं ना कहीं आप देखोगे इसमें जाट हुआ करते थे तो उसको भी टेरिटरी को मिला लेते हैं। और जो टेरिटरी ऑफ सब कॉन्टिनेंट थी हमने अफगानिस्तान सिंध कहीं ना कहीं पंजाब की, इनको भी कहीं ना कहीं अंडर कंट्रोल कर लिया। तो बंगाल में दोस्तों जो अवध का जो अंतिम नवाब होगा दोस्तों, मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद में सिराजुद्दौला दोस्तों, सिराजुद्दौला को दोस्तों कहीं ना कहीं ये 1757 में दोस्तों पलासी के युद्ध में दोस्तों कहीं ना कहीं हरा दिया जाता है। और आप देखोगे 1764 में बक्सर के युद्ध में दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे बक्सर का युद्ध होता है दोस्तों, वहां पे मुनरो के द्वारा पलासी के युद्ध में दोस्तों किस तरह से लॉर्ड क्लाइव द्वारा कहीं ना कहीं उन युद्धों को जीता जाता है। यही दो युद्ध होंगे दोस्तों कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रास्ता खोल देंगे कहीं ना कहीं भारत में शासन करने का। समझ पा रहे दोस्तों किस तरह से सिराजुद्दौला को कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों हराया जाता है। तो ये टेरिटरी बंगाल के हैदराबाद अवध को दोस्तों 1856 में मिला दिया जाता है, हैदराबाद को मिला लिया। बंगाल को कहीं ना कहीं सिराजुद्दौला को इस युद्ध में हराने के बाद में दोस्तों 1765 ईस्वी में क्या होगा, जो यहाँ पे मुगल एम्पायर होंगे दोस्तों, अगर हम मोहम्मद शाह इस एरिया में बात करेंगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे बंगाल में दोस्तों इनको दीवानी राइट मिल जाते हैं, इनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। इस दीवानी राइट का मतलब क्या होता है दोस्तों, अब क्या करेगा, पहले तो उनको कहीं ना कहीं जिस तरह से ट्रेड करना पड़ता था तो वहाँ पे जो गोल्ड है सिल्वर है दोस्तों अपने कंट्री से दोस्तों ये कहीं ना कहीं ब्रोड करके लेके आते थे, तभी वहाँ पे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का काम किया जाता था। यहाँ पे जो करप्ट पर्सन होते थे दोस्तों उनको कहीं ना कहीं लेन देन का जो गोल्ड और सिल्वर के माध्यम से किया जाता था उन ट्रेडिंग का। समझ पा रहे दोस्तों। अब क्या होगा दोस्तों 1665 में क्या होगा, अब उनको दीवानी राइट मिल जाते हैं। तो दीवानी राइट का मतलब ये दोस्तों उनकी लैंड खुद की होगी। अब उस लैंड पे खुद ये जितने भी एग्रीकल्चर करेंगे दोस्तों, फैक्ट्रियां लगाएंगे, अब उनका जो रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन है दोस्तों उनके हाथ में आ जाएगा। अब क्या होगा दोस्तों, जिस प्रकार से वो ब्रिटेन से सोना लेके आते थे, सिल्वर लेके आते थे, अब वो नहीं करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों उसका रेवेन्यू वहीं से लोगों से वही जमीन पे उन्हीं से काम करवा के दोस्तों उन्हीं के सस्ते दाम में वस्तु खरीद के दोस्तों, जैसे वस्तु की कीमत होती थी दोस्तों 100 रुपीज़, समझ पा रहे हो, और उनको उस दाम में 2500 रुपये में खरीद लिया दोस्तों, 75 का लाभ कर दिया। यहाँ पे सस्ती चीज को खरीद के दोस्तों जो वेस्टर्न मार्केट होती थी कहीं ना कहीं उसको बड़े हाई रेट पे वहाँ पे बेचते थे। कहीं ना कहीं ये रेवेन्यू जो टैक्स कलेक्शन था दोस्तों कहीं ना कहीं वहाँ से जनरेट होने लगा। समझ पा रहे हो इस दीवानी राइट के मिल जाने से दोस्तों। आई होप दोस्तों आज जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपनी नीड्स को फुलफिल कर पा रही थी दोस्तों इस दीवानी राइट में कहीं ना कहीं बंगाल के अधीन दोस्तों ये कर पा रही थी। समझ पा रहे दोस्तों। तो आइए दोस्तों ये इतने जो आज का जो कहीं ना कहीं जो इंट्रोडक्शन था दोस्तों ये बड़ा हो गया, लेकिन इस बड़े में भी दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत सारे जो कंसेप्ट थे आपके वो बाहर खत्म हो गए होंगे मेरे हिसाब से। जितना भी जो कंसेप्ट था जो यूरोपियन इन्वेड था किस तरह से स्टार्ट होता दोस्तों इसका बैकग्राउंड पूरी तरीके से समझाया गया दोस्तों। अब चलते हैं थोड़ा आगे। अब क्या होगा दोस्तों, जैसे ही दोस्तों कंपनी को दीवानी राइट मिल जाते हैं, दीवानी राइट मिल जाते हैं मुगल एम्पायर से दोस्तों, ये मिले थे 12 अगस्त 1765 में दोस्तों। यहाँ पे जो मुगल एम्पायर होगा अपॉइंटमेंट करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए दीवान ऑफ बंगाल। समझ पा रहे दोस्तों। जैसे ही दोस्तों इस बनने के बाद में एज ए दीवान कंपनी क्या करेगा, चीफ फाइनेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल दोस्तों, ये कहीं ना कहीं क्या बन जाएगा, चीफ फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन। कहने का मतलब है दोस्तों यहाँ पे जितना भी फाइनेंस होगा जितना भी टैक्स होगा दोस्तों वो कलेक्ट किसके हाथों में होगा, मुगल एम्पायर के ना होके दोस्तों वो कंपनी करेगी। अब इस पे जो जमीन है दोस्तों वहाँ पे जितने भी पीपल रह रहे, किसान रह रहे हैं
या फिर जो भी कोई काम करना है उस लैंड पे, उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? ईस्ट इंडिया कंपनी की होगी दोस्तों। जो रेवेन्यू कलेक्शन होगा दोस्तों, वर ऑर्गेनाइज इन द वे, ये मान के किया जाएगा कि इंश्योर दैट इट कुड बी बाय प्रोडक्ट इट्स नीडेड एंड सेल व्हाट इट वांटेड। दोस्तों जो रेवेन्यू जनरेट होगा दोस्तों यहाँ पे, अब क्या होगा, कंपनी को जितनी भी रिसोर्स होगी, जो प्रोडक्ट खरीदना होगा ट्रेड के लिए दोस्तों, जिस प्रकार से वो सेल करेगा, अब उसकी नीड जो चाहेगा दोस्तों वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि उससे रेवेन्यू जनरेट होने लगा दोस्तों। ये दो फेज में होगा दोस्तों। रेवेन्यू फॉर कंपनी किस तरह से आता है दोस्तों? 1765 के पहले क्या होता था दोस्तों, और आफ्टर 1765 के बाद में क्या होगा? कंपनी परचेज कर पाती थी दोस्तों गुड्स इन इंडिया बाय इंपोर्टिंग गोल्ड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन। जिस प्रकार से बिफोर 1765 दीवानी राइट मिलने से पहले क्या होता था दोस्तों, कंपनी को अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना है क्राफ्ट पर्सन से दोस्तों, चाहे वहाँ के जितने भी होंगे, जो अपने फैक्ट्री लगाने का जमीन है, लेने हैं, जितना भी प्रोडक्ट लेना है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट कैसे खरीद पाती थी? उनको इंपोर्ट करना पड़ता था यहाँ पे ब्रिटेन से गोल्ड एंड सिल्वर, समझ पा रहे हो, तभी उनको दूसरा प्रोडक्ट मिल पाता था। अब क्या होने लगा दोस्तों, आफ्टर 1765 के बाद में जैसे ही दीवानी राइट मिलते हैं तो उनको रेवेन्यू कलेक्शन के माध्यम से दोस्तों जो फाइनेंस होगा, जो बंगाल से जो फाइनेंस हुआ दोस्तों, उससे कहीं ना कहीं वो उन्हीं का पैसा दोस्तों, उन्हीं की जमीन, उसी का प्रोडक्ट दोस्तों, उन्हीं बंगाल का जो प्रोडक्ट, वहाँ के जो किसान होते थे, क्राफ्ट पर्सन होते थे दोस्तों, उन्हीं को प्रोडक्ट को सस्ते दाम में खरीदवा देते थे दोस्तों। और कहीं ना कहीं उनको बनवाने का, जो मान के चलो एक प्रोडक्ट की कीमत है 100 रुपीज दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे उसकी कीमत 100 रुपीज है, तो उसको कितने दाम में खरीदते थे? सस्ते दाम में दोस्तों, 25 रुपये में खरीद के कहीं ना कहीं यूरोपियन मार्केट में दोस्तों उसको 100 रुपीज में मतलब बेच देते थे। 75% का जो प्रॉफिट कमाया जाता था वो कंपनी में चला जाएगा, समझ पा रहे दोस्तों। और कहीं ना कहीं आप देखोगे इससे गुड्स का एक्सपोर्ट करने लगे, किसके पैसे से? बंगाल के पैसे से, जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा, समझ पा रहे दोस्तों। यही इनकी जो कलेक्शन था। अब कंपनी की अप्रोच क्या होगी दोस्तों, जिस तरह से दीवानी राइट मिले, कि जो एड होता था दोस्तों, उस जमीन पे किस तरह से जो एड की जाएगी, एग्रीकल्चर किया जाएगा दोस्तों, जिससे रेवेन्यू मिल सके इनफ टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंसेस ऑफ कंपनी, जिस तरह से कंपनी को चलाया जा सके दोस्तों, जो इसकी नीड पूरी की जा सके, जो एक्सपेंडिचर होंगे दोस्तों उसको फुलफिलमेंट किस तरह से किया जाएगा। अब वहां से रेवेन्यू मिलने लगा, ये कहीं ना कहीं कंपनी को इंक्रीज इटसेल्फ के माध्यम से दोस्तों ये प्रॉफिट होने लगा, समझ पा रहे दोस्तों। पहला मकसद उनका यही होता था कि कंपनी को कैसे ग्रो किया जाए, अपने आप को स्टेबल किस तरह से किया जाए, यहाँ के जो नेटिव रूलर हैं, मुगल हैं, या फिर अदर जो यूरोपियन कंपनी है, उनसे किस तरह से फाइट सुप्रीमेसी किया जाए, ये इनका मकसद यही होता था दोस्तों, न कि ट्रेड करना होता था। ट्रेड तो उनका जरिया होता था दोस्तों, यहाँ पे कोलोनाइज करने का, इस टेरिटरी को हड़पने का, किस तरह से वो धीरे धीरे ये स्टेप उठाते हैं दोस्तों। दूसरा पॉइंट था दोस्तों, टू इंश्योर दैट इट कुड बाय प्रोडक्ट इट नीडेड एंड सेल व्हाट दे वांटेड। कहीं ना कहीं आप देखोगे वो इंश्योर करते थे पहले दोस्तों कि इन प्रोडक्टों को किस तरह से खरीदा जाए, जो नीडेड होते थे किस तरह से बेचा जाए, जो वो चाहते थे, समझ पा रहे दोस्तों। तीसरा पॉइंट था दोस्तों, कहीं ना कहीं ये बेस्ट पॉइंट था, क्योंकि वो काज मानते दोस्तों, सावधान, जब भी हम कहीं पे भी जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम एलियन पावर हैं दोस्तों, एकदम से विश्वास नहीं किया जा सकता। हम धीरे धीरे किसी टेरिटरी में इन्वेड करेंगे या फिर धीरे धीरे उनका विश्वास जीतना है, समझ पा रहे हो। वहाँ के रूलरों का जिस तरह उन्होंने विश्वास जीता दोस्तों, धीरे धीरे वो, और जो वहाँ पे लोकल पावर होती थी दोस्तों, उनको कैसे कंट्रोल करना है, वो उनको एकदम से एलिमिनेट नहीं करना, उनकी ये अप्रोच होती थी दोस्तों। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। जब दोस्तों कंपनी कहीं ना कहीं जो अपनी फुलफिलमेंट थी, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, कहीं ना कहीं आप देखोगे बंगाल में, क्योंकि दीवानी राइट मिलने के बाद में दोस्तों उनकी सारी ज़रूरतें पूरी हो गई। अब वो सेल भी कर सकते थे, बाय भी कर सकते थे दोस्तों। वहाँ पे जितनी भी लैंड थे, वहाँ जो किसान थे दोस्तों, आर्टिसन थे, उन्हीं का प्रोडक्ट खरीद के दोस्तों कहीं ना कहीं लो प्राइस पे, हाई प्राइस पे बेच देते थे दोस्तों।
इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा दोस्तों इस सिचुएशन का, उस बंगाल में जो आर्टिसन थे किसानों पे क्या क्या पड़ा दोस्तों, किस तरह से वो किसानों को पुश करते थे यहाँ पे, जो क्रॉप का उगाना, जो आर्टिसन थे उसको कहीं ना कहीं वो बनवाने के लिए बोलते थे दोस्तों। जिस प्रकार से यहाँ पे नील की खेती की जा रही थी दोस्तों, उसको किस तरह से वो बढ़ावा देते हैं, किस तरह से वो टैक्स लेते हैं दोस्तों। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ दोस्तों, दे वर फोर्स टू सेल, किसको दे मतलब कंपनी फोर्स करेगी टू सेल गुड्स टू कंपनी, जो आर्टिसन थे या फिर जो क्रॉप प्रोडक्शन होता था दोस्तों किसानों को कहीं ना कहीं वो गुड्स दोस्तों कंपनी को लो प्राइस पे बेच दे। देन आर्टिसन डिजर्टिंग विलेज, तो क्या हुआ दोस्तों जो विलेज थे जो आप देखोगे जो आर्टिसन थे किसान थे दोस्तों, उनको महसूस हुआ कि हमारा ही प्रोडक्ट है दोस्तों, हमारे से ही लो प्राइस में खरीद के हमारे कोई वो बेच रहे हैं, समझ पा रहे हो। जो एक मार्केट थी अदर मार्केट में उसको हाई रेट पे बेच दिया, अदर पे लो प्राइस पे बेच के दोस्तों दूसरी मार्केट में हाई प्राइस पे बेच दिया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो आर्टिसन थे उस विलेज को छोड़ने लगे, समझ पा रहे दोस्तों। किसान थे दोस्तों, जिस प्रकार से उनको जो इंटरमीडिएट होते थे, जो आप देखोगे दोस्तों जिसको हम जमींदार बोलते हैं दोस्तों, उनको पुश करने लगे कि किसानों को बोला जाए कि यहाँ पे बहुत सारा मान के चलो क्रॉप्स उगानी है, एग्रीकल्चर लैंड को बनाना है, कल्टीवेशन बनाना है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो सामान दिया जाता था किसानों को उसके बदले में वो ड्यूज पे नहीं कर पाते थे दोस्तों। ये धीरे धीरे इम्पैक्ट होने लगा दोस्तों। जो आर्टिसन थे प्रोडक्शन वाज डिक्लाइन, जो आर्टिसनों का प्रोडक्शन था इन्होंने बढ़ाना बंद कर दिया दोस्तों, डिक्लाइन होगी। और एग्रीकल्चर कल्टीवेशन शो साइन इन कोलैप्स, कहीं ना कहीं देखोगे दोस्तों जिस प्रकार से जो किसान थे दोस्तों उन पे टैक्स ज़्यादा लगाना, टैक्स इकट्ठा करना था किसको, जमींदार को दोस्तों। तो हेल्प कम देना दोस्तों, प्रोडक्शन की मांग ज़्यादा करना, तो कहीं क्या हुआ एग्रीकल्चर कल्टीवेशन हो गया क्लैप्स। और उसी समय में दोस्तों 1770 में क्या हुआ, जो बंगाल कंपनी थी सून स्टार्टेड इज डीप क्राइसिस दोस्तों। अगर आप देखोगे दोस्तों किसी भी एरिया में आपको प्रोडक्शन नहीं हो रहा हो तो पेमेंट नहीं आएगी दोस्तों, उस प्रकार से जो रेवेन्यू जनरेट था वो नहीं होगा, तो क्या होगा दोस्तों कहीं ना कहीं कंपनी को लॉस हो रहा था। और उसी टाइम पीरियड में दोस्तों 1770 में क्या हुआ, टेरिबल फेमाइन आया दोस्तों, और उस समय में 10 मिलियन पीपल इन बंगाल में मर चुके थे, समझ पा रहे दोस्तों। इस क्राइसिस से उभरने के लिए कंपनी क्या करेगी दोस्तों, पैनल बिठाया गया, जो मान के चल कमीशन बनाया गया दोस्तों, समझ में, फेमाइन कमीशन बनाया गया। तो उस समय में जो कंपनी द्वारा जो पॉइंट रेक्टिफाई किए गए थे, तो इस कंपनी को इस क्राइसिस से कैसे उभरा जाए, तो उन्होंने दोस्तों 3 प्रकार के जो सिस्टम थे वो कहीं ना कहीं लेके आते हैं। एक था दोस्तों परमानेंट सेटलमेंट, तो दोस्तों जिस प्रकार से आर्टिसन डेजर्ट करने लगे, छोड़ने लगे विलेजों को, किसानों द्वारा कल्टीवेशन करना बंद हो गया और वहाँ से जो इकोनॉमिक थी वो डाउन हो गई दोस्तों कंपनी की। इस कंपनी को कहीं ना कहीं इस क्राइसिस से उभरने के लिए दोस्तों जो यहाँ के गवर्नर थे दोस्तों उनके द्वारा कहीं ना कहीं जो बनाते हैं दोस्तों, जिस सिस्टम को बना इम्प्रूवमेंट करने के लिए एग्रीकल्चर को दोस्तों, वो क्या करते हैं दोस्तों, एक था दोस्तों परमानेंट सेटलमेंट, समझ पा रहे दोस्तों। अब जो बीच में था दोस्तों जमींदार थे, अब वो उनको पुश भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि किसानों को कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों वो जिस तरह से जो हेल्प होती थी सीड्स देना या फिर कोई और थी, किसानों को कहीं ना कहीं ड्यू देना पड़ता था, रेंट देना ज़्यादा पड़ता था दोस्तों, कहीं ना कहीं टैक्स ज़्यादा देना पड़ता था। और जो आर्टिसन थे जो कहीं ना कहीं जो बना रहे थे दोस्तों वो गांव छोड़ रहे थे। तो जमींदारों को कहीं ना कहीं दोस्तों 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा दोस्तों ये परमानेंट सेटलमेंट लाया जाता है इस कंपनी की नीड को पूरा करने के लिए दोस्तों। और इसमें जो कॉर्नवालिस था दोस्तों गवर्नर, इसमें ये कहा गया दोस्तों उसके द्वारा जो जमींदार होंगे दोस्तों वो बीच में जमींदारों को बोला गया और उनको राजा या तालुकदार बोलते थे दोस्तों, वो उस टर्म में इनको इंटरमीडिएट करते थे कंपनी और लोगों के बीच में। जो पर्सन थे जो काम करते थे दोस्तों उनके बीच में एक जमींदार होता था जो हम बिग लैंडलॉर्ड बोलते हैं दोस्तों। ये हमने एशियंट और मेडिवल टर्म में भी दोस्तों पढ़ा था, समझ पा रहे हो, जिसको हम सामंत बोलते थे दोस्तों। तो ये इंटरमीडिएट क्या करेंगे दोस्तों, इनको बोला गया टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम पीजेंट एंड पे
रेवेन्यू टू कंपनी। अब इन किसानों से दोस्तों टैक्स लिया जाए और जो आर्टिसन थी उन पे टैक्स इकट्ठा करके अब जिम्मेवारी किसकी है, जमींदारों की दोस्तों, और कंपनी को ये टैक्स किया जाए। तो दोस्तों जैसे मान के चलो कंपनी जमींदार को बोलती है हमारे को एक फिक्स परसेंटेज में हमारे को कंपनी द्वारा ये फिक्स होना चाहिए, मान के चलो 40% आपको कंपनी को पे करना है, 60% है दोस्तों, वो 60% में से 20%, 30%, 40% वो अपने पास में भी रख सकते हैं। उनका जो प्रॉफिट है हमने जानते हैं हमारे को 40 या 50 जितना भी परसेंट हो दोस्तों आप करो। तो क्या होगा दोस्तों, मान के चलो यहाँ पे हम 60 कर लेते हैं, ठीक है, कंपनी को वो प्रोवाइड कराएंगे 60% और बचा कितना 40% दोस्तों, समझ पा रहे हो। अब ये 60% उसको कंपनी को पेमेंट करना पड़ेगा किसी भी हाल में दोस्तों। अगर नहीं किया गया दोस्तों, अगर ये जिम्मेवारी ये नहीं निभाते तो इस पद से उनको कहीं ना कहीं उनको छोड़ना पड़ता था, समझ पा रहे हो। कंपनी द्वारा अपने एजेंट कहीं ना कहीं यहाँ पे अपॉइंटमेंट करने पड़ते थे, उस तरह से वो रेवेन्यू उनको परमानेंट देना पड़ता था। और जो 40% होता था दोस्तों, इसमें से जमींदार कुछ भी करे, 40% में थे किसानों को जिस तरह की नीडी जो जो होती थी जरूरत, इसी 40% में से उनको करना पड़ता होता मान के चलो, और कुछ परसेंट जमींदार मिलेगा, समझ पा रहे दोस्तों, बीच में है। तो जो प्रॉफिट था दोस्तों एक समय में तो ऐसा लग रहा था, मान के चलो यहाँ पे 60 नहीं हो गया 40% हो गया। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे 60 कर दूं तो 60% जमींदार, अगर प्रोडक्शन ज्यादा होती है तो जमींदार को भी इसलिए फायदा होगा, समझ पा रहे हो, किसानों का भी दिल खुश होगा दोस्तों इस माहौल में। तो लेकिन दोस्तों जब हमारे को फेमाइन मिल गया, समझ पा रहे दोस्तों, फेमाइन देखने को मिल गया, अब आर्टिसन छोड़ रहे हैं गांव को, तो अब क्या होगा दोस्तों, जो जमींदार थे वो टैक्स कलेक्शन नहीं कर पा रहे दोस्तों, किसानों की प्रोडक्शन कम हो रही है, तो वो 40% भी वो 60% पे नहीं किया जा रहा दोस्तों, और 40% में भी कहीं ना कहीं आप देखोगे कुछ जमींदार मिलेगा, और किसानों को भी घर चलाना है दोस्तों, वो टैक्स नहीं आ पा रहा, और किसान ड्यू पे नहीं कर पा रहे दोस्तों जमींदार को, और जमींदार कंपनी को नहीं कर पा रहा, समझ पा रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं दोस्तों, अमाउंट टू बी पेड वाज फिक्स्ड परमानेंट। ये परमानेंट जो होता था कंपनी को देना होता था वो फिक्स्ड होता था, और इसी को हम परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं दोस्तों परमानेंट सेटलमेंट के, हम आगे देखेंगे दोस्तों किस तरह से। जैसे परमानेंट सेटलमेंट की बात करें, जो जमींदार होते थे दोस्तों वो पूरी तरह से टैक्स इकट्ठा करके कंपनी को नहीं पे कर पा रहे थे, जितना भी था 50 था 50 था जो भी था, लेकिन दोस्तों इसमें मेंशन नहीं कर रखा कितना था, मान के चल अज्यूम किया था दोस्तों हमने 40% और 60% का जो कंसेप्ट था वो फिक्स्ड देना होता था, वो कंपनी को देना होता था, इसी बात पे उसको परमानेंट सेटलमेंट बोला जाता था दोस्तों। और इन जमींदारों को ये बोला गया तो दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हो रहा तो उस लैंड को कल्टीवेशन बनाओ, फर्टफुल बनाओ दोस्तों, और कहीं ना कहीं किसानों को पुश करो और उनसे रेवेन्यू इकट्ठा करो, क्योंकि ये नहीं कर पा रहे थे दोस्तों, इनको अपनी जिम्मेदारी से जो जमींदार थे दोस्तों इस फोर्स से कहीं ना कहीं हटाया जाता है। इसके नेगेटिव इफेक्ट ये हुए, किसान ड्यू पे नहीं कर पा रहे तो किसानों को दोस्तों ये नहीं कर पाते थे, समझ पा रहे हो, इसको बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट दोस्तों। दूसरा था दोस्तों महलवाड़ी सिस्टम। इसमें क्या होगा दोस्तों, अब ये तब भी रेवेन्यू नहीं आ रहा दोस्तों, कंपनी ठीक पुश नहीं हो पाई, अब क्या होगा दोस्तों, अब महलवाड़ी सिस्टम आया। इस महलवाड़ी सिस्टम में अर्ली जो 19th सेंचुरी थी दोस्तों 1822 में फोर्ट मैकेंजी द्वारा कहीं ना कहीं यहाँ पे गवर्नर था, उसके द्वारा नॉर्थ साइड ऑफ बंगाल में प्रेसिडेंसी में ये नियम लागू हुआ दोस्तों, जो प्लॉट होते थे दोस्तों जिसपे एग्रीकल्चर की जाती थी, समझ पा रहे हो, उसको हम एक प्लॉट को महल बोल देते हैं दोस्तों। ये महल दोस्तों जैसे प्लॉट एक महल है, ये महल 3 है, इनमें से प्लॉट इकट्ठे गए और यहाँ पे किसान और जो आर्टिकराम दोस्तों अपनी अपनी चीज जो बना रहे हैं, समझ पा रहे हो, इनको प्लॉटों को कहीं ना कहीं एक विलेज बोला गया दोस्तों, इसको एक विलेज बोला गया, इसको विलेज बोला, ग्रुप भी बोल सकते हैं। अब इन ग्रुपों को दोस्तों जमींदार ने इकट्ठा करके कौन करेगा, विलेज हेडमैन करेगा दोस्तों, क्योंकि जमींदार हटा दिए गए थे दोस्तों। अब यहाँ पे सिर्फ ये डिफरेंस है दोस्तों, परमानेंट सेटलमेंट में तो जमींदार जो राजा होते तालुकदार होते थे वो करेंगे,
और कहीं महलवाड़ी सिस्टम में दोस्तों जो विलेज हेडमैन था वो इंटरमीडिएट का काम करेंगे दोस्तों। अभी इनका जिन प्लाटों का रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन है दोस्तों वो इकट्ठा कंपनी को दिया जाएगा। इसी को दोस्तों महलवाड़ी सिस्टम बोलते हैं। ये हुट मैकेंजी द्वारा ये 1822 में किया गया था दोस्तों। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। यहाँ से टैक्स रेवेन्यू जनरेट हुआ, समझ पा रहे हो, धीरे धीरे और बढ़ा दोस्तों। थर्ड टाइम में दोस्तों रैतवाड़ी सिस्टम आया। फिर उन्होंने देखा ये तो था तो दोस्तों नॉर्थ साइड में, जैसे आप देखोगे यूपी बिहार का क्षेत्र था दोस्तों नॉर्थ साइड में, और ये था दोस्तों रैतवाड़ी सिस्टम साउथ में दोस्तों। साउथ के जो स्टेट होते हैं इन साउथ इंडिया में दोस्तों, यहाँ पे क्या होता था दोस्तों, यहाँ पे ट्रेडिशनल पीजेंट नहीं होते थे दोस्तों। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अब इंटरमीडिएट यहाँ पे काम नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट कहीं ना कहीं आप देखोगे कंट्रोल करेंगे कंपनी थ्रू कल्टीवेटर दोस्तों। ये कल्टीवेटर ही कोई रोहित बोला जाता है दोस्तों। ये कंपनी और कल्टीवेटर इनके बीच में दोस्तों ये मान के चलो डायरेक्ट कंट्रोल होगा कंपनी का और कल्टीवेटर का। अब ये डायरेक्ट मिलेंगे दोस्तों इसके साथ में, समझ पा रहे हो। इनको पुश करेंगे यहाँ पे कल्टीवेट करने के लिए। जो नील की खेती होगी दोस्तों, जो अदर क्रॉप्स होगी, जो आर्टिशियन होगी वो यहाँ पे क्राफ्ट बनाएंगे दोस्तों। इस तरह से नो इंटरमीडिएट हो जाएंगे। यहाँ पे कौन होगा, विलेज हेडमैन होगा, यहाँ पे कौन होगा, जमींदार होगा दोस्तों। सिर्फ यही डिफरेंस था दोस्तों। इसको स्टार्टेड बाय किसके द्वारा किया जाता है, यहाँ पे अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो दोस्तों। कहीं ना कहीं ये यहाँ पे नो इंटरमीडिएट है दोस्तों, और यहाँ पे इनके द्वारा स्टार्ट किया जाएगा अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा। इसी को दोस्तों यहाँ से जो टैक्स कलेक्शन हुआ उसको हम रैतवाड़ी सिस्टम बोलते हैं दोस्तों। जो थर्ड वाला था दोस्तों, यहाँ पे विलेज हेडमैन के साथ में जो कलेक्टर होंगे वो दोस्तों गांव में घूम घूम के कहीं ना कहीं प्लाटों का मुआवजा करेंगे, और इस विलेज हेडमैन के साथ में दोस्तों यहाँ से इन लैंडों को इकट्ठा करके इनसे प्लान बनाया जाएगा। विलेज हेडमैन क्या करे, इन प्लॉटों पे जितना भी अनाज उगा या फिर क्राफ्ट पर्सन होगी, इन विलेजों को कहीं ना कहीं यहाँ से टैक्स कलेक्शन कौन करेगा, कलेक्टर दोस्तों थ्रू विलेज हेडमैन के। समझ पा रहे दोस्तों। इसको महलवाड़ी और इसको दोस्तों रैतवाड़ी और परमानेंट सेटलमेंट बोला। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, जो क्रॉप्स उगाई जाती थी फॉर यूरोप के लिए, जिस तरह से हमने देखा जो जूट था इन बंगाल में किस तरह से उसके जो प्रोडक्ट बनाए जाते थे दोस्तों। टी इन असम में दोस्तों ये किस तरह से वो पुश करते थे दोस्तों बंगाल में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। बाय लेट 18th सेंचुरी दोस्तों कंपनी ट्राई टू एक्सपेंड कल्चरल ऑफ लाइक ओपियम। ओपियम एक प्रकार का जो नशा होता है दोस्तों, इसको एज ए वो हुक्के के रूप में पीते थे, समझ पा रहे हो दोस्तों, एज ए स्मोकिंग के रूप में। और इंडिगो प्लांट दोस्तों कहीं ना कहीं ये ड्राई क्लॉथ हो जाते हैं, उसमें जिस प्रकार से ये हम नील की खेती होती है दोस्तों, क्लॉथ को कहीं ना कहीं इफेक्टिव और कहीं ना कहीं शाइन बनाने के लिए इंडिगो प्लांट जो उगाते थे उसको उगाने के लिए वो प्रोत्साहित करने लगे दोस्तों। ग्रेजुअली दे आल्सो फोर्स कल्टीवेटर टू अदर पार्ट ऑफ इंडिया टू प्रोड्यूस लाइक अदर क्रॉप। वो उसको भी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए दोस्तों ये पुश करने लगे। जिस प्रकार से दोस्तों जूट है बंगाल में, समझ पा रहे हो, और टी है असम में दोस्तों, और शुगर केन है यूपी में, कॉटन है महाराष्ट्र और पंजाब में दोस्तों, वीट पंजाब में दोस्तों। और जो कॉटन है दोस्तों इसकी कॉटन पंजाब और महाराष्ट्र में दोस्तों कहीं ना कहीं पुश किया गया। ये कहीं ना कहीं कॉटन की तो वेरियस कैटेगरी बनते हैं दोस्तों। एक था उसका नाम था कलमकारी दोस्तों, और एक फ्लोरल कॉटन दोस्तों। इनसे बढ़िया तरह के क्लोथ्स बनाए जाते थे। इसी फेज में दोस्तों जो इंडिगो प्लांट और ओपियम की कहीं ना कहीं ये मांग बढ़ी दोस्तों। ये 13वीं शताब्दी में दोस्तों कहीं ना कहीं जो क्लोथ बनते थे दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग उस समय दोस्तों इटली, फ्रांस, ब्रिटेन में कहीं ना कहीं इन क्लोथों की जो मैन्युफैक्चरिंग होती थी दोस्तों, उस समय इंडिगो प्लांट यूज किया जाता था दोस्तों। इंडिगो जो यूज किया जाता था ड्राई क्लोथ के लिए दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए दोस्तों। किस तरह से वो यहाँ पे लो प्राइस में खरीद के दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे वहाँ पे
बेच देते थे दोस्तों यूरोपियन मार्केट में। तो धीरे धीरे ये दोस्तों उस समय में चल रहा था, लेकिन उसे के पैरेलल दोस्तों वहाँ पे एक, जिस तरह यहाँ पे इंडियन इंडिगो है, वहाँ पे यूरोपियन कंपनी में एक प्लांट है जैसे वोड, उसको इंडिगो के कंपेयर में दोस्तों वहाँ की यूरोपियन मार्केट में कंपिटेटर के रूप में देखा जाता था दोस्तों। लेकिन इसका जो कलर था दोस्तों वो फेड था, पेल था, कहीं ना कहीं वो इतना शाइनिंग कर पाता बजाय इंडिगो के। तो इसलिए इंडिगो की मार्केट यहाँ पे डिमांड बढ़ती है दोस्तों। और यहाँ के जो यूरोपियन प्लांटर थे दोस्तों, क्योंकि ये टेम्परेट जोन में पैदा होता है, उगाया जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे जो यूरोपियन प्लांटर थे दोस्तों, सरकार को कहीं ना कहीं प्रेशराइज किया गया कि इस जो इंडिगो प्लांट है दोस्तों, ये जो कंपटीशन इसके हमारी मार्केट में बढ़ चुका है, इसको बैन किया जाए क्योंकि ये इंडियन है दोस्तों। समझ पा रहे दोस्तों। फिर क्या हुआ दोस्तों, वहाँ की जो सरकार थी 1700 सेंचुरी में दोस्तों लोगों के द्वारा उसका यूज होने लगा, लेकिन ये इफेक्टिवनेस नहीं हुआ। समझ पा रहे हो। वहाँ की यूरोपियन जो मैन्युफैक्चरर कंपनियां थी दोस्तों, उसके द्वारा फिर गवर्नमेंट को पुश किया गया, इसको रिलैक्स कर दियो, रिलैक्स करना पड़ेगा इस बैन को दोस्तों, इंडिगो को, क्योंकि ये इसका कलर था दोस्तों रिच ब्लू कलर दोस्तों, कहीं ना कहीं ये शाइनिंग करता था कपड़ों में, ड्राई, जैसे हम ड्राई कपड़ों के लिए उसको हम यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस कलर की फिर डिमांड बढ़ने लगी दोस्तों। एंड ऑफ 18th सेंचुरी दोस्तों इंक्रीज डिमांड ऑफ इंडिगो, ब्रिटिश इंडिया कंपनी पोस्ट टू पीजेंट इंक्रीज द 25% द प्रोडक्शन ऑफ इंडिकेशन दोस्तों, कहीं ना कहीं उनके द्वारा बोला गया कि आप लोग केवल 25% दोस्तों प्रोडक्शन किसका करोगे, इंडिगो का करोगे, रेस्ट करोगे दोस्तों जो अदर क्रॉप्स हैं उनका। कहीं ना कहीं दोस्तों इनको कहीं ना कहीं नुकसान होने लगा। यहाँ के जो पीपल थे दोस्तों उनको समझ में आ गया किस तरह से यहाँ पे चीफर रेट पे हमसे खरीद के दोस्तों ये मार्केट में कहीं ना कहीं हाई प्राइस में बिकता है। लाइक अदर प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं दोस्तों, जो मसाले थे वो सारा जितना भी था, इन लोगों को समझ में आने लगा दोस्तों। कहीं ना कहीं जो कंपनी द्वारा जिन आप जमींदारों को कहीं ना कहीं पोस्ट से हटाया गया था दोस्तों, हेडमैन को हटाया गया था, जो इंटरमीडिएट होते थे उनको साथ मिलता है दोस्तों, पीजेंट का उनका साथ मिलता है, और वो कंपनी को कहीं ना कहीं रिबेल करने लग जाते हैं दोस्तों, इनकी पॉलिसियों को, इनके जो नियम है उनको करने लग जाते हैं। तो फिर दोस्तों कहीं ना कहीं ब्लू रेवोल्यूशन आती है, ये इंडिगो के उस पे आती है 1859 में दोस्तों। इन किसानों के द्वारा दोस्तों कंपनी के जो रूल थे, कंपनी के द्वारा जो प्रोडक्शन था चीफ रेट पे खरीद के दोस्तों, जिस प्रकार से हाई रेट में वहाँ पे यूरोपियन कंपनियों को बेचा करते थे, तो कहीं ना कहीं किसानों के द्वारा, और साथ किसका मिला दोस्तों, जो इंटरमीडिएट होते थे, जमींदार बोल सकते हो, हेडमैन बोल सकते हो, जो इंडियन भी हो सकते थे, और कहीं ना कहीं कंपनी द्वारा निकाले गए फॉरेन जो पोस्ट होती थी वो भी हो सकते हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं उनके द्वारा दोस्तों ये ब्लू रेवोल्यूशन होता है, कमीशन बनता है दोस्तों। फिर भी उस कमीशन के तहत दोस्तों ये कहा जाता है कि जो किसान थे वो प्रोडक्शन नहीं कर पाए, कमी कमी किसकी हो जाती है, तब भी किसानों की निकाल देते हैं दोस्तों उस कमीशन में। यही जो ब्लू रेवोल्यूशन था दोस्तों, कहीं ना कहीं महात्मा गांधी 1916 से 17 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ दोस्तों, इसी के संदर्भ में एंट्री करते हैं। वहां से जिस प्रकार से साउथ अफ्रीका से लौटते हैं 1900, आप देखोगे 15 में दोस्तों, फिर यहाँ पे 1600 चंपारण के जो सत्याग्रह जो आंदोलन होगा दोस्तों, इसी के कहीं ना कहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये जिस तरह से डिमांड बढ़ी, जिस तरह से जो चीप प्रोडक्ट्स पे लेके दोस्तों हाई डिमांड पे बेचा गया, तो किस तरह से जो कहानी थी दोस्तों आज के चैप्टर में, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस तरह से यह शासन किया गया, किस तरह से जो टेरिटरी थी उनको जीता गया, कौन कौन से जो नियम थे दोस्तों उनके तहत ये जो क्रॉप प्रोडक्शन था हाई लो में जा रही थी, कंपनी को किस तरह से पुश किया गया, किसानों को किस तरह से टैक्स कलेक्शन किया गया दोस्तों, थ्रू जो सिस्टम बना के दोस्तों हमने परमानेंट सेटलमेंट के बारे में पढ़ा। और कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों जो बैलगाड़ी थी सिस्टम था उसको पढ़ा, और कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों जो रैतवाड़ी सिस्टम था, इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस जो बताया था दोस्तों उसको समझ लेना, किस तरह से डिफरेंस था, किस तरह से जो इंटरमीडिएट जमींदार थे वहाँ पे, किस तरह से जो मैलवाड़ी में थे दोस्तों वहाँ पे विलेज हेडमैन करेंगे, और कहीं ना कहीं कलेक्टर तो होता था दोस्तों, उन्हीं को गांव में जाके दोस्तों पैदल सवार जो जो आप देखोगे गुड सवार होते थे दोस्तों, उसके तहत वो रेवेन्यू कलेक्शन करते थे। समझ पा रहे हो। और जो रेतवाड़ी में सीधा डायरेक्ट प्लांटेशन होता था दोस्तों, जो कल्टीवेटर थे उनके थ्रू डायरेक्ट कहीं ना कहीं
क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाता था। इस तरह से दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू जनरेट बढ़ाया गया। तो लास्ट में देखा हमने इंडिगो किस तरह से बढ़ाएगा दोस्तों, डिमांड कैसे बढ़ी और उस पर किस तरह से यूरोपियन कंपनियों का फायदा हुआ दोस्तों। कंपनी को किस तरह से इंक्रीज किया जाएगा दोस्तों, पुश किया जाएगा। आई होप दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग मी दोस्तों।